बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया अपने मुल्की मफादात के लिए दिन रात कोशां है, जबकि पाकिस्तानी सियासतदान अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। अंदरूनी सियासत का हर रोज का वही मंतरा रोजाना की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। हमारे हमसाय ममालिक को देख लें तो वो ये सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से सरवाइव करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी सोच अभी तक यही है कि पीछे वालों को तानाजनी कब तक करते रहना है, और वो ताने अब तक जारी हैं, आगे आने का हमें कोई नहीं पता। यहाँ पे किसान है, रुल गया, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर पानी का मसला आन खड़ा हो गया, फरियाद या दाद रस्सी सुनने वाला कोई नहीं है। और जिनका दावा है कि हमने इस मुल्क को फिर से सवारना है, फिर से बनाना है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो अंदरूनी लड़ाइयों में इस हद तक मसरूफ है कि उन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं है। क्या इमरान खान साहब की जो गैर मौजूदगी है उसमें ये पार्टी शत्र बेमहार की तरह चल रही है? अगर ऐसा है तो इसके नताइज क्या बरामद होंगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जैसे मैंने हमसाया ममालिक की बात की, हमसाया ममालिक हमारे वो भी ये सोच रहे हैं हमने क्या करना है। पूरी दुनिया अब ये सोच रही है कि हमने किस तरह से सरवाइव करना है, खड़े रहना है अपने पैरों के ऊपर हमने। लेकिन पाकिस्तान में जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है स्टेबिलिटी की, वहां पे बदकिस्मती ऐसी है कि सारे के सारे इसी नाम के ऊपर जो है वो अनस्टेबल मजीद करते चले जा रहे हैं। जी, हम कह सकते हैं कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां तारीख रकम हो रही है, और इस वक्त सारी दुनिया में एक ऊपर नीचे सब कुछ ऊपर तले हो रहा है। मगर हमारे लिए दो इश्यूज़ और पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम हैं। एक है कि अमेरिका की और ईरान की इस वक्त ओमान के ज़रिए इनडायरेक्टली गुफ्तगू हो रही है, और अमेरिका का है कि जी अक्टूबर से पहले अगर उनका जोहरी उसके अंदर वो एग्रीमेंट मुआहिदा नहीं होता तो फिर उन्होंने दी हुई है कि ईरान के ऊपर हमले के इम्कानात हो सकते हैं। ये खुली धमकियाँ अमेरिका और जो इसराइल की तरफ से आ चुकी हुई हैं, और अल्लाह करे कि ये मुआहिदा कोई हो जाए, क्योंकि अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि अमेरिकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी सख्त हैं कि ईरान जो है अपना डिसमेंटल कर दे न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिसमेंटल कर दे अपना तमाम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन भी, और जो है अपनी वर्चुअली आर्मी को भी डिसमेंटल कर दे, जो कि नामुमकिन है। बहरहाल उम्मीद की जाती है कुछ ना कुछ उसमें से निकला है, मगर वो एक खतरे की घंटी बज रही है। दूसरा जो है, इस वक्त जो ट्रेड वॉर है वो बिल्कुल इंतहा पे जा चुकी हुई है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने वीकेंड के दौरान जो है 145% जो है चाइना के ऊपर टैरिफ कर दिए हैं। चाइना ने भी रिटेलिएट करके 125% टैरिफ कर दिए हैं। उसके नतीजे में ये है कि इस वक्त अमेरिका में $10 ट्रिलियन की कैपिटल जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज से वो वाइप आउट हो गया है, और ये इतना बड़ा धचका है कि पूरी जो कॉस्ट थी वर्ल्ड वॉर की, मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो $4.2 ट्रिलियन थी। तो ये दो वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान अमेरिका का हो चुका है, और अभी स्टिल काउंटिंग, अभी ये मामला चल रहा है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि रिसेशन अगर ना आया, स्लो डाउन, तो लाजमी दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड हो जाएगी। और इस वक्त इशू ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार अमेरिका जो है और दुनिया के सबसे बड़ा बेचने वाला चाइना, उनके दरमियान में जो लड़ाई हो चुकी है। अब ये दो इस वक्त सारी दुनिया जो देख रही है कि नई मंडियां, कि अगर अमेरिका को नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे, और अगर चाइना जो है अमेरिका को नहीं भेजेगा तो वो किधर भेजेगा, और हर मुल्क देख रहा है कि हम किसको भेजेंगे। सो ये मंडियों की मार धाड़ है इसके अंदर हमारे लिए ख़ास तौर पे जो है हमारी बरामदात सबसे ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका को है $5-5.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इस बात का ख़तरा है कि 15 से लेके 25% तक जो है उसके अंदर कमी बरामदात की आए। मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मौका भी है कि हमारा एक दरामदी मुल्क है, हम पहले ही डेफिसिट कंट्री हैं, $45 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो इस ट्रेड वॉर की वजह से कमोडिटीज़ और ऑयल
फॉर एग्जांपल तेल 7% पहले ही नीचे आ गया हुआ है और इनको पहले ही उसकी कीमत कर दी है। बताया जा रहा है कि शायद अच्छी खबर आए कि 16 तारीख को 8 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमत कम हो। हमारी बाकी है जनास भी जो है वो भी कीमतें नीचे आने से हो सकता है हमें 7, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर का जो है वो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो सकता है अगर हम अकल से, फरासत से काम लें। और इस वक्त दुनिया में ये जो नई मंडियों की तलाश है कि हम अगर अपने आप को पेश कर सकें कि चाइना ने अगर उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो मैक्सिको और वियतनाम जो है वो आइडेंटिफाई अमेरिका ने कर ली हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कदगने लगा दी हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स हैं, तो हम इस वक्त दुनिया में अपने आप को ख़ासतौर पे चीन के लिए पेश कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ गौर फरमाएं, मगर प्रोवाइडेड कि हम एक तो अक्ल लड़ाएं, दूसरा अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हम एक अपने आप को स्टेबल कंट्री के तौर पे पेश करें कि देखें जी हमारे यहाँ निज़ाम बड़ा अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी अच्छी है, सियासी इस्तेहकाम मौजूद है और हम एक पेज पे हैं और जो है हमारे यहाँ इनपुट्स भी कम है, बिजली भी हम सस्ती कर सकें और भी चीज़ें माज़े के साथ अकल कम और चूंचे ज़्यादा लड़ा रहे हैं आमिर साहब। मगर अंदरूनी सूरत हाल यहाँ क्या है वो ये है कि इस वक्त पूरे चारों सूबों में आग लगी हुई है। सिंध के अंदर जो नहरों का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज़ तो खड़ी की हुई है मगर पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। अगर पीटीआई ने भी उसके ऊपर बिल पेश कर दी, करारदाद पेश कर दी है, अगर पीटीआई को सपोर्ट करके वो करती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात है, नहीं करती तो फिर हुकूमत से क्या कल को लैदा होना पड़ेगा। सिंध के अंदर प्रॉब्लम है, केपी के अंदर मादनियात बिल फ़िलहाल रिफ्यूज़ हो गया और वहाँ पे पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ामत हो रही है और अलीमा बीबी तो कह रही हैं कि जब तक इमरान खान से बातचीत, सिर्फ बातचीत नहीं, वो कह रही हैं वो रिहाई से मशरूत कर दिया है कि उसकी रिहाई नहीं होती तो ये मादनियात वाला बिल पास नहीं होगा। ये सरहद के अंदर भी सिक्योरिटी की सिचुएशन है और उसके बाद बलूचिस्तान में अभी भी एक डेडलॉक चल रहा है, काफ़ी हफ्तों से ताउला मेंगल वगैरह वो लखपास पे बैठे हुए हैं और वो पूरा सूबा इस वक्त स्टैंड स्टिल पे है। पंजाब के अंदर किसान जो है वो इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं क्योंकि हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट प्राइस ना देने का वादा कर दिया है कि जी हम बिल्कुल भी आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे। वो पिछले साल भी मारे गए थे और किसान सड़कों पे आए हुए हैं, आज भी उन्होंने अपनी कोई मज़ामत की है, आइंदा आने वाले दिनों में भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में पावर शो का फैसला किया है और ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होगा और जिसमें महमूद खान चकज़ई भी बुलाए जाएंगे और ये बताया जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी और बाकी रहनुमा भी इसके अंदर शामिल होंगे। पर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात की है वो जुनैद अकबर साहब ने पीटीआई की है, वो पहले भी वो दोहरा चुके हैं। उन्होंने दोबारा ये बात की है कि इस दफ़ा हम जो है खैबर पख्तूनख्वा के अगर रोका गया तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है वो क्या हम ये दुनिया में जौहरी जंग का ईरान के साथ हमारे खित्ते में खतरा है और ट्रेड वॉर चल रही है, हमारा पता नहीं क्या बनेगा, तो क्या मंजर पेश कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम कितने संजीदा हैं पूरी दुनिया के इन मामलात को और पाकिस्तान के मामलात को लेकर इस पर बात करने के लिए साबिक गवर्नर सिंह, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी ज़ुबैर, आपका फ़ायदा ये है कि आप इकॉनमी पे भी नज़र रखते हैं सियासत के अलावा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी फॉलो करते हैं। एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है कि दुनिया में हालात हैं और ख़ित्ते में हालात हैं, हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, जो घर में आग लगी हुई है, इसके अंदर ये डिस्कनेक्ट है, क्या करें? देखें, एक तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगी और कर भी स्टार्ट भी हो गया। जो भी फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से लिया है उसमें इस वक्त तो अनसर्टन सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने वो तो कर दिया 90 डे के लिए रोक दिया है, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है सब इंडिया, बांग्लादेश जो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी आगे। आज एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जिसके मुताबिक अगर सब ऐसे ही रहा जो आगे लगता है तो पाकिस्तान तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, तो तकरीबन हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, लॉस होगा एक्सपोर्ट्स पे। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसको फिर पूरा कहाँ से करेंगे। तो एक तो वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है और फिर ये भी नहीं पता कि जो ये सारा जो माहौल बनेगा
ये ट्रेड वॉर जो है इसमें फिर हम किस तरह से पिसे जाएंगे, क्योंकि अभी तो यूरोप को नहीं पता, चीन को नहीं पता, साउथ कोरिया, जापान सब परेशान है। सो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही इतनी इश्यूज हैं उसके। जो आपने इंटरनल सिचुएशन बात की, अगर हम उस हवाले से, अगर इकोनॉमी के हवाले से देखें, आपने कहा पंजाब में वो जो सपोर्ट प्राइस है वो आईएमएफ के प्रेशर के तहत, आईएमएफ के, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए और हमें एम्फसाइज करके कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो भी फैसला साजी करने वाले हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और हमने सब कुछ दे दिया है आईएमएफ। एक ज़माने में हम बड़ा इमोशनल होके रिएक्ट करते थे कि जी हमारी सोवरेनिटी का क्या बनेगा, बट वो तो सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी ये जब कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते थे लेकिन हमें आईएमएफ ने मना कर दिया, जब वो आईएमएफ वाले चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात करेंगे और दूसरे इदारों के सरबराहों से मिलेंगे जिनका कोई डायरेक्टली इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो है। सो हमारे पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू व्हाट आईएमएफ डिसाइड्स फॉर पाकिस्तान कि वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं, और सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान को कैसे रन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप सपोर्ट प्राइस के चक्कर से बाहर निकलें विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट कि जी जो फार्मर्स हैं और ये बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारी, कि अगर उनको वो सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी और कम कीमत पर उनको बेचने पर मजबूर करेंगे, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर एक बेनिफिट ऑफ डाउट हुकूमत को ये था कि वो अभी आए थे नए मार्च 2024 में हुकूमत ली थी, तो एक एक्सक्यूज था कि जी अभी हमने तैयारी नहीं की, हमें पता नहीं था, इन सो ने बट अब तो जाहिर सी बात है वो तमाम मराइल से गुजरने के बाद। मैं जुबैर इसमें अपने नाज़रीन को ऐड करूं, आप तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि इस वक्त जो है दुनिया में जो गंदम की प्राइस है, क्योंकि पिछले साल हमने गंदम की वादा करके उनके साथ सपोर्ट प्राइस 3800 की नहीं दी थी, वो 2000 से 2500 के दरमियान बेचते रहे। उसकी वजह से हमारी इस दफ़ा 6% की जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो 1% पे आ गई है। सो हमारी सारी फसलें और कपास भी और गंदम भी अभी तो कह रहे हैं ये सारी सफ़र हुई। इस वक्त दुनिया में जो जुबैर, जो मैं आज चेक कर रहा था कि जो रेट चल रहा है वो $265 पर मीट्रिक टन है। ये पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए तो अगर हमें कम से कम जो दुनिया में प्राइस है वही दी जाए तो ये कोई 2800 के करीब तो इनको वो बाहर से मिलेगा। उसके बाद उस पर फ्रेट चार्जेस, कार्गो हैंडलिंग, फिर जो है लोकल ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस वगैरह डाल के ये 3500 से 3800 की ही कॉस्ट करेगी। अभी तो कह रहे हैं वो कि हमें जो है, शायद मिनिस्टर साहब सुन रहा था तनवीर साहब को, वो कह रहे थे इस दफ़ा हमारे पास गंदम काफ़ी है मगर बाद में कई दफ़ा इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। सो बाहर का जो रेट है कम से कम वो देना चाहिए। इंडिया फॉर एग्जांपल 3800 ही मन जो है दे रहा है, बल्कि कई सूबे जिन्होंने ज़्यादा ग्रोथ की है उनको बोनस भी दे रहा है, और दुनिया भर में ज़राअत जो है वो की जाती है सब्सिडाइज। प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। सो ज़राअत पंजाब में जाहिर सी बात है दूसरे इश्यूज़ के अलावा ज़राअत का सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपने सिंध के हवाले से कहा तो मैं ये ज़ाहिर है कराची में बैठ के हमारी मुलाकातें भी होती हैं, इसमें दो मेजर फोर्सेस हैं जो अप इन आर्म्स हैं। एक तो सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जो कि उनको एक ज़ाहिर है इसको वो पॉलिटिकल इशू के तौर पर भी आगे लेके जा रहे हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम देयर वे, और जेन्युइनली भी वो फील करते हैं कि जी ये अगर कैनाल्स को बनने दिया गया तो इससे सिंध का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी मजबूर है। पीपल्स पार्टी एक तरफ इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी के सदर साहब पहले हाँ भी भर चुके हैं इस मामले में, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर घर बैठती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती और सड़कों पर नहीं निकलती इसके खिलाफ, तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी स्टार्ट लूज करना शुरू कर देती है अपना पॉलिटिकल बेस जो सीरियस सिंध है। तो पीपल्स पार्टी भी रिएक्ट कर रही है, एंड दैट इज द ऑब्वियसली इट विच मीन्स कि सिंध के अर्बन और रूरल एरिया सब मिल के इस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सर्वे आप करवाएंगे सिंध पे इंटीरियर या अर्बन सेंटर पे, तो तकरीबन 90% शदीद इख्तलाफ है इस फैसले से, कैनाल्स के फैसले से। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से जाके हल होगा और क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आमिर कि पीपल्स पार्टी जैसे खेलती है डबल गेम खेल रही है। यूसुफ रजा गिलानी से जब पूछा गया
केनाल्स के मामले में तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे। और यहाँ जाहिर है पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, तो यहाँ की पीपल्स पार्टी बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ लेके चल रही है। और यही मुस्लिम लीग की तो प्रेजेंस यहाँ नहीं है सिंध में, सो दे डोंट हैव टू वरी। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लार्जर पिक्चर देखे PMLN, तो पंजाब को सेक्रीफाइस, ये उस हवाले से PMLN लीडरशिप को उनके लिए इतनी डाउनसाइड नहीं है कि अगर वो अबंडन करते हैं इस फैसले को, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज के लिए, पूरे सिंध के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज है कि वो मेरा ख्याल सिंध ये पीपल्स पार्टी फंस गई है जहां ये जो डबल गेम काफी अरसे से वो खेल रही थी, पॉसिबल नहीं है, या ये करना पड़ेगा या खुल के आना पड़ेगा, और ईदर वे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा इससे निपटना। मगर ये डबल गेम जो है, PTI भी ये मादनियात के मसले पे है, KP भी मैंने कहा जरा आपका ओपिनियन ले लें, PTI का भी ये जो बड़े दावे तो कर रहे हैं कि जी हम ये जलसा जुलूस करेंगे ये सारे, मगर उनके यहाँ भी एक तबका है जो कह रहा है कि जनाब ये मादनियत का बिल रोक लिया जाए और जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती इमरान खान की रिहाई तक है। एक तबका है जो कि ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है, वो कह रहा है बातचीत, और वो भी डबल गेम कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये मिला जुला के इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, PTI को ये समझना चाहिए कि वो जितना भी खुश करें और ये बिल भी पास करते हैं, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। आई थिंक अगर PTI को अभी तक ये समझ नहीं आई है, कितनी दफ़ा पहले ऐसे हुआ है जिसमें इमरान खान के साथ जाके उन्होंने सुबह 7 बजे अमीन गंडापुर को भेज के कोई जो भी उनका प्रोटेस्ट था उसको कैंसिल करवाया, पोस्टपोन कराया, या दूसरे जी बातचीत चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा सेंस यूज़ करता हूँ तो मैं आज से 1 साल पहले भी और अब तो और ज़्यादा मैं इस चीज़ पर मौक़िफ़ पर हूँ कि इमरान खान को कोई स्पेस नहीं मिलेगी। सो व्हाई वुड दे गो एंड टेक सच अ हाई रिस्क बाय अलाउइंग सम स्पेस। अलाउइंग सम स्पेस से मेरा मतलब ये है कि इमरान खान को छोड़ें कि जी आप अच्छा बिल पास कर दें, तो मिलेगा क्या इन रिटर्न? व्हाट विल ही गेट? हाँ, अपने अगर उसके बेसिस पर, कोर्ट्स के बेसिस पर, अपनी सच्चाई के बेसिस पर अगर वो रहा होते तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, नो वन विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। बट अगर PTI ये समझती है कि उनको ये कोर्ट से कोई फैसला अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। अगर एक फैसला होगा इमरान खान के फेवर में तो फौरन उसी दिन एक और केस में उनको पकड़ लिया जाएगा, कोई तो उनकी राय मुमकिन नहीं है। PTI हैज़ टू थिंक थ्रू। अगर वो जो तबका है जो कि सॉफ्ट है, डरता है, बेसिकली यही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि जी हम फिर हाउ विल वी स्टैंड अप टू एस्टैब्लिशमेंट। और जाहिर है एक बहुत प्रेशर सिचुएशन भी होती है, और फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान के पास सिर्फ एक ही एसेट है, वो उसके लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, और लाखों करोड़ सपोर्टर्स से अगर आप राय लेंगे थ्रू सोशल मीडिया तो वो नहीं चाहेंगे कि ये KP की हुकूमत बिल पास करवाए, सो उसको भी नाराज़ करेंगे, स्पेस भी नहीं मिलेगी। यही सूरत हाल उनकी यहाँ, ये जो ये बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये US कांग्रेसमैन आएंगे और उसके बाद वो मुलाकात इमरान खान से करेंगे, और वहाँ वो एक किस्म का अबाउट टर्न ही हो गया है, और इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है कि जी मुलाकात करनी चाहिए थी, कुछ लोग मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं तो क्यों मिले हैं, जो नहीं मिले तो वो क्यों नहीं रूढ़ी तो ये मामला इनकी अंदरूनी तकसीम ही नहीं खत्म होती। ये देखे ना, ये PTI का जो देखे, मेरी पूरी सिंपथीज PTI के साथ हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये इस किस्म की थोड़ी बहुत फैक्शनलिज्म और लड़ाई झगड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है। उनके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, उनके चेयरमैन 1.5-2 साल से अंदर बनता है, वाइस चेयरमैन अंदर बनता है, लीडरशिप के टॉप ब्रास जो थी उनको फोर्स करके सियासत ही छुड़वा दी गई, नए लोग आ गए, और वो नए लोग मुश्किल तरीन हालात में सियासत कर रहे हैं, पकड़ धकड़ की सियासत है, कोर्ट्स के पास कोई इख्तियारात नहीं है, पीका लॉ के तहत मीडिया के पास कोई इख्तियारात नहीं है। सो जाहिर सी बात है वो सम ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लॉट ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, सो आई हैव फुल सिंपथीज। बट एट द सेम टाइम बहुत सी चीज़ें वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कि कौन इमरान खान से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, आप ये पब्लिक डिस्प्ले में क्यों लाते हैं? और ये मुझे नहीं समझ आती कि अगर इमरान खान खुद ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जी कोई भी पब्लिक में राय नहीं देगा एक दूसरे के खिलाफ,
मेरे नहीं ख्याल है कि किसी की हिम्मत होगी कि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल रहा होगा। और ये तो बिल्कुल ही बचगाना बात है कि एक टीम बनेगी। अब देखिए ना, जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल कट आउट हैं इस वक्त। फैसल जावेद है फॉर एग्जांपल, जो पार्टी में हैं, रोल भी प्ले करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको इमरान खान से मिलना है तो उनको किसके पास जाना है? उनके पास जाना है जो पीटीआई में थे ही नहीं आज से 2 साल पहले। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और पीटीआई को जाहिर सी बात है इम्पैक्ट अफेक्ट भी करता है। और ये ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए पीटीआई को कि ये जो उनके पास सपोर्ट है या थी वो सारी उम्र रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ पीएमएलएन है, वो जो भी है वो अपना, उसके पास पैसा भी है, हुकूमत का टाइम भी है, अच्छा माहौल भी है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, कोई पीटीआई से, कोई ऑपोजिशन से खतरा भी नहीं है। तो मगर उनको सैर सपाटे से बिमा अहलो या, जिस तरह वो बेलारूस सारा खानदान उठ के चला गया, उससे फुर्सत मिलेगी तो यहाँ कुछ करेंगे। सारा नहीं था, एक शख्स नहीं थे उसमें, एक साहब नहीं थे, कैप्टन सफदर नहीं थे। वो बेचारे जो है वो हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। मगर बहरहाल इस्लामाबाद भाई, ये जो बदलती हुई आलमी और खित्ते की सूरत हाल जिसका आपने और मैंने तस्करा किया, ये आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेड बैलेंस स्लो डाउन हो जाता है, हमारे पास तो कोई रूम कुशन ही नहीं है। और IMF की जो आप बात कर रहे हैं, कल को पता नहीं यहाँ IMF भी ना रहे। ये आजकल कुछ भी मुमकिन है। अगर WTO और नेटो की हैयत बदल सकती है तो IMF की, ब्रिटेन वुड्स की बदल सकती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक और जाविया जो है इसको देखने का, वो ये है कि हुकूमत जो है इस वक्त बहुत एफर्ट किया जा रहा है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये माइंस की भी एक कॉन्फ्रेंस करवाएगी, अब एक ओवरसीज़ की भी चल रही है। पिछले चंद अरसे में 40 से 50 बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए, MOUs। मगर उसको जब ट्रांसलेट करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आई कितनी, तो मैं ये फिगर नाज़रीन के लिए शेयर कर लूँ कि इस दफ़ा जो जुलाई से लेके फरवरी तक 1.6 बिलियन डॉलर सिर्फ जो है ना की इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि पिछले साल की 1.14 को 400-500 मिलियन से ज़्यादा नहीं थी। और पिछले साल की ओवरऑल जो थी ना वो 2.3 बिलियन डॉलर थी, जिसके लिए अभी 3 महीने में इनको पिछले साल को मैच करने के लिए 822 बिलियन और कलेक्ट करेंगे। तो बाकी शोर बेताशा है, तमाशा काफ़ी लगा हुआ है, मगर ये देखना पड़ता है कि MOUs में से निकला कितना। क्या कहेंगे जी, लास्ट ईयर वाज टेरेबल। सो हम जब कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर के साथ, वो ऑलरेडी बेस बहुत कम था। सो एक तो देखेंगे MOUs पर ज़रूर हमें बात करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म ने जब से वो बने, अप्रैल 2022 में बने थे वज़ीर आज़म, और बीच में से 5-6 महीने केयर टेकर्स के निकाल दें, हालांकि वो कंटिन्यूशन थी उसी सोच की और उन्हीं लीडरशिप की जो कि PDM की हुकूमत में थे। तो 2.5 साल तो अगर वो निकाल भी दें 6 महीने, तो 2.5 साल में मेरा ख्याल है दर्जनों दौरे किए हैं वज़ीर आज़म ने, दर्जनों दौरे किए हैं, मतलब 70-80 दौरे तो किए होंगे ज़रूर। अब उसमें उन्होंने मेरा ख्याल है हर दौरे में कोई 6-7-10 MOU साइन करते हैं। फिर वो ऐड करें आमिर, जो फॉरेन डिग्नेटरीज यहाँ आए हैं, सऊदी रॉयल्टी आई है, अरब कंट्रीज के दूसरे लोग आए हैं, मलेशिया से प्राइम मिनिस्टर आए, उनके साथ जो यहाँ MOU साइन किए वो अनदर कोई मतलब 30-40 MOU। मेरा ख्याल है ये, मैं इसको क्या कहने में हक बजाने होऊंगा कि ये इतना बड़ा धोखा है कौम के साथ, बिकॉज 99% लोगों को तो पता ही नहीं MOU का मतलब क्या होता है। अब उनके सामने, सबके सामने कैमरास में दिखाया जाता है कि अभी तारिक फातमी आ रहे हैं, अभी इसाक डार आ रहे हैं, उन्होंने भी MOU साइन कर दिया, इन्होंने भी MOU साइन कर दिया, वो भी MOU। सो क्वेश्चन ये है कि जी वो जो MOU साइन होते हैं वो फिर कहाँ, उसकी ट्रांसलेशन कहाँ हुई है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो ये बेवकूफ़ बनाना, ये जो देखे ना PTV पर, तो अगर आप PTV देखेंगे ना मेरे तो ऐसे लगेगा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है। वो तो शो भी ऐसे करते हैं कि देखें इतने बिलियन डॉलर का MOU हो गया, इतने क्या। आपको याद है जून 2023 में SIFC जब सेटअप हुआ था, तो उस वक्त हमें कहा गया था कि 75 से 100 बिलियन डॉलर आएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 75 से 100 बिलियन डॉलर। और ये उस वक्त की फिगर थी, उस साल, उस 6 महीने में या 8 महीने में आने थे। अभी आप उसमें से एक
डॉलर भी नहीं आया। आप वो देख लें 2022 में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान ने सैलाब के बाद, डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, यूनाइटेड नेशंस ने सपोर्ट किया था, जॉइंट वो की थी और $10 बिलियन के प्लेजेस आए थे। नॉट अ पेनी आउट ऑफ दैट हैज कम एंड नो वन इज देयर टू क्वेश्चन कि जी वो क्या हुआ था, क्यों हम फेल हो गए। वो प्लेज उन्होंने गलत नहीं किया था। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को और फेडरल हुकूमतों को प्रोफेशनल काम करना था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी थी, इंटरनेशनल उससे उसको स्टैंप लगवानी थी और फिर वो भेज देता। इस प्रोजेक्ट की हमने बात की थी जिसके लिए आपने से $50 मिलियन कमिट किए थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब आप उसको ट्रांसलेट करने का वक्त आता है ना, तो वहां वो सारे हमारे सब जुबैर ट्रांसलेट करने के लिए बड़े बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स दुनिया भर में एक ही होते हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर इन्वेस्टमेंट आए और आनी चाहिए पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि ये टैरिफ वॉर के अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएगा वो देखेगा इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशंस कितने वर्क कर रहे हैं, क्या श्योरिटी है, रिस्क फैक्टर कितना है। तो यही फंडामेंटल्स है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं तो ये बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंसें करें और करें, मगर उससे पहले वो माहौल बनाना पड़ेगा। उसके लिए सारों की जरूरत पड़ जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है आमिर अभी तो थोड़ा सा ठहरना, रुक जाना चाहिए वजीर आजम साहब को भी, उनकी टीम को भी। यार ये दौरे ना करें, MOUs ना साइन करें, वो जो आउटस्टैंडिंग MOUs हैं उसका क्या बना उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कमी तो MOUs की नहीं है। सो सम पार्शियल कमिटमेंट्स वर डन बाय आइदर बोथ साइड्स, पाकिस्तान एंड वो जो भी फॉरेन कंट्री थी। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ तो ऐसे लगता है कि हमें पता नहीं कितना वो खजाना देने वाले हैं, लेकिन वहां से अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं आया। बेलारूस के जो बेलारूस है उसके जो सदर है वो दुनिया में बदनाम तरीन है अपनी करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, सबसे करप्ट, फिर इनके खानदान के ऊपर पहले ही बड़े इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग और TT के केस रहे हुए हैं। और फिर नवाज शरीफ जब क्रिप्टो वालों से मिलते हैं, बीच में इसहाक डार के बेटे बैठे होते हैं और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो है उसको सजा हो चुकी हुई है अमेरिका में, उन साहब को भी। आमिर वो जो बेलारूस के ऑफ ऑल दी कंट्रीज, आमिर जो आपने जी जो आपने शुरू में बात की थी ना कि क्या कनेक्शन के हवाले से, यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज कि चूंकि वो उनको बिठा दिया गया है और बावजूद इसके कि उनके पास मैंडेट नहीं था, बावजूद इसके कि परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी PDM की हुकूमत की 16 महीने की, उनको बिठा दिया गया था, उनके पास गारंटी है। सो ये जो पूरा जिस तरह आपने कहा ना खानदान गया था और वहाँ जस्ट अबाउट एवरीवन, बच्चे भी वहाँ मौजूद थे, कजन्स और सारे वहाँ मौजूद थे। दैट जस्ट शोज द इनडिफरेंस टू द पीपल्स कि जी हम आपके बारे में हमें कोई एहसास नहीं है, कि कोई सेंसिटिविटी होती है कि लोग क्या कहेंगे कि यार आप पूरे के पूरे क्यों वहाँ पहुँच गए हैं और ये फैसिलिटी बाकी किसी को प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं है कि आप सारा खानदान वहाँ बैठा हुआ है। और ये खानदान जुबैर ऐसे मौके पे गया कि जब दुनिया में इस वक्त टर्मोइल चल रहा है, तलातुम आया हुआ है, और यहाँ पे बैठ के लोगों को आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि इसके साथ ये ट्रेड वॉर के साथ कैसे डील करना है। और फॉर द पीपल, बेलारूस जो है, इमरान खान की छुट्टी इसलिए हो गई थी कि वो रशिया का ट्रिप गया था। अच्छा, अब ये जो बेलारूस जो है ये रशिया की प्रॉक्सी है, तो ये वहाँ जा रहे हैं और फिर हर जगह से ना वो एक वादा करके आ जाते हैं जी 1,50,000 नौकरियां देंगे। और भाई किधर से नौकरियां आएंगी? वो पिछले MOUs क्या जिस तरह आप कह रहे हैं तफसील बता दें तो फिर हम मान भी लेते हैं। एक आप डिमांड करें मेरा ख्याल है अपने प्रोग्राम में कि जी 2022 से जितने MOUs साइन हुए हैं, क्या हुकूमत वो सारे MOUs पब्लिक करने के लिए तैयार है और उनमें से कौन सा MOU जो है वो कन्वर्ट हुए इनटू रियल इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक गवर्नमेंट को प्रेशर में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ जाते हैं एक मासूम पाकिस्तानी समझते हैं अच्छा वहाँ से इतना आ जाएगा, उन्होंने कह दिए, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और फिर जाहिर है बाद में मायूसी भी होती है कि वो जो इतने MOUs का जिक्र किया गया था उसका हुआ क्या। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इनकॉम्पिटेंस की बात बता रहा हूँ और पाकिस्तान के जो अवाम सफ़र कर रहे हैं, अभी 4 दिन पहले एक इजलास हुआ था प्लानिंग कमीशन का जिसमें वो अप्रूवल्स करते हैं सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के। दासू डैम जो है
उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी 479 बिलियन रुपीस थी, और अब वो जो रिवाइज कॉस्ट है 1.7 ट्रिलियन की है, यानी कि 1.2 ट्रिलियन से कॉस्ट एस्केलेशन हो गई है। अभी आप मुझे बताएं, और उसमें बड़ा गुस्से का इजहार भी किया प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट 1.2 ट्रिलियन? एक तो वो टाइम पर नहीं बना, आप पता नहीं 5-6 साल बाद अब आएगा, सो आप उससे मुस्तफीद नहीं हो सके जो उसके बेनिफिट अवाम को मिलने थे। दूसरा, ये जो 1.2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा लगेंगे उसी सेम प्रोजेक्ट पर, वो मेरी और आपकी और पाकिस्तानी अवाम की जेब से जाएगा। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? इनकॉम्पिटेंस अगर आप वो कहें, अगर आप ये कहते हैं इनकॉम्पिटेंस है, तो फिर इनकॉम्पिटेंस तो सारे पाकिस्तान के अवाम की जेबों से पैसा जा रहा है ना। हम ऐसे, इसका मतलब है दासू के तरह के हम 4 प्रोजेक्ट्स बना सकते थे अगर हमने कॉम्पिटेंस होती, अगर हमने मैनेजमेंट स्किल्स शो की होती। और यहां आप बड़े कैजुअली अनाउंस कर रहे हैं कि 1.2 ट्रिलियन से 3 टाइम्स आपकी कॉस्ट एस्केलेशन हो गई है। जी, वो मैं अपनी रिसर्च टीम के ज़रिए ना, अच्छा आइडिया आपने दिया है कि सारे MOUs की तफसील निकाल ही लूँ, पर मैंने आपको फिगर दिया है कि ये कैलकुलेट किया है 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के ये इस अरसे में जो है ये MOU साइन हो चुके हुए हैं। और एक्चुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप बता रहे हैं कि पिछले साल वाज नॉट अ गुड ईयर, बेस भी छोटी थी, मगर टोटल 1 से 1.5 अरब, कहाँ 50 बिलियन, कहाँ 1 से 1.5 अरब। और इस माहौल के अंदर जो है मतलब ये है कि आप क्या मतलब लोगों को क्या मजीद करना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस के अलावा? मैं जो कह रहा हूँ ना लास्ट ईयर की बेस का, मैं जो कह रहा हूँ ना लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट की बेस का जो जिक्र कर रहा था, जो जून 2024 सॉरी लास्ट ईयर जो था, उस वक्त और मोहम्मद औरंगजेब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सवाल भी पूछा गया था, उन्होंने कंफर्म भी किया था, और गवर्नमेंट की फिगर्स थी कि जो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट रेशो था टू GDP, दैट वाज द लोएस्ट इन 50 इयर्स। सो यू आर कंपेयरिंग विद द लोएस्ट इन 50 इयर्स एंड स्टिल नॉट एबल टू मैच दैट। तो आप खुद सोच लेना कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और उसमें आपने जाहिर है बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सारे चीज़ों का, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जो वह खुद पर्सनली भी कन्फ्रंट किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं, जुडिशल सिस्टम हमारा का कितना फेयर है, क्या वो हुकूमत के मातहत है, क्या वो इंडिपेंडेंट फैसले करने के लिए जुडिशरी तैयार होती है? क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट वो लेके आते हैं यहाँ और पाकिस्तान में वो नहीं कामयाबी होती जिस वजह से भी, क्या उनके पास एक्सेस है कि जुडिशरी के पास जाएं और जुडिशरी हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला देते? अभी दिस इज अ वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कि जी जुडिशल क्रेडिबिलिटी कितनी है। और हमारी, आपको पता है, पास्ट में इतनी खराब रही है, और अभी 26 अमेंडमेंट ये इंतजार करें। जो आपने जुडिशरी की बात की है कि जो अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि अमेरिका से हम चूंकि रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, हम निगोशिएट कर रहे हैं, तो अब देखना है कि उनकी तरफ से डिमांड्स क्या आएंगी। फॉर एग्जांपल वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जनाब आप चीन से जो है $10 बिलियन का आपका डेफिसिट है, हमारे साथ $3 बिलियन का आपका सरप्लस है, तो ये क्यों एनॉमली है? फिर वो हमारी इंटरनल एक जो इशारा आया है कि वो कॉपीराइट्स की इम्प्लीमेंटेशन का बड़े से कह रहे हैं, जिसका जाहिर है ये जुडिशरी से और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के इदारों से और इंतज़ामी सलाहियत के ऊपर है। सो भी देखना है कि वहाँ से विश लिस्ट क्या आती है, कैसे ये रीनेगोशिएट करते हैं उनके साथ। जी, ये तो जाहिर सी बात है, बड़ा मरहला होगा। उसमें भी अमेरिका की भी पोजीशन जो है ना बड़ी अजीब सी है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, फिर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी था, तो एक कंट्री के साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आपको कम से कम, अगर फास्ट स्पीड पर भी करें तो 6-8 महीने मिनिमम लगते हैं। पाकिस्तान के केस में तो साल से ज़्यादा लगता है, बिकॉज पाकिस्तान में पता नहीं कितनी चीज़ अप्रूवल चाहिए होती हैं, बट क्योंकि इतनी माइनर चीज़ें होती हैं, खासतौर पर जब आप रेट्स चेंज कर रहे हो, टैरिफ के रेट्स चेंज कर रहे हो। सो अमेरिका जो 180 ममालिक, उसमें से एक तो चाइना को तो उन्होंने अलग कर दिया, तो 179 कंट्रीज के साथ 3 महीने के अंदर अंदर कैसे करेगा? एंड वाई पाकिस्तान विल गेट दैट एडवांटेज कि जी पाकिस्तान सबसे, हाँ, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी को बिल्कुल बेच दे और वो कह दे कि जी ठीक है, आपने जो भी फैसला किया था हम उसके तहत चलेंगे, आप हमें कोई ना कोई बेनिफिट दे दें,
हम डॉटेड लाइन पर साइन करेंगे, सो दैट्स अनदर थिंग। क्योंकि पाकिस्तान ने रिएक्ट भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा खास नहीं किया था। वो टीम अनाउंस करती थी कि टू नेगोशिएट विद यूएस, बट यूएस में 179 कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करना है इन 3 महीने के अंदर अंदर, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो बहुत सी चीजें इवन जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे आर ओवरलुकिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। और भी वहाँ मसले हैं, वहाँ पे अमेरिका के अंदर है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की बजाय वो है उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। साथ में ट्रेजरी बॉन्ड, ये जो आज तक 100 साल में नहीं हुआ था, लास्ट टाइम ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था कि ट्रेजरी बॉन्ड हमेशा लोग हर दौर में, जब अमेरिका के अंदर आप बेहतर समझते हैं कि लोग जब क्राइसिस के अंदर वो खरीदते हैं, इस दफ़ा लोग बेच रहे हैं। इंटरनेशनली भी चाइना भी अपना डेट उतार रहा है। एक बड़ा खौफनाक है। दूसरा जो है डिजिटल RMB ब्रिक्स की पे और ये जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, मगर इनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये बेलारूस के ट्रिप्स कम हो और घर में बैठे हमें भी डिस्कशन करें। पार्लियामेंट में आज ये डिस्कशन नहीं हुई, कहीं भी नहीं हो रही क्योंकि लीडरशिप सारी वहां पर है। बढ़ गए। लेकिन वो बॉन्ड्स का जो आप जिक्र कर रहे थे ना, हमेशा से ये हुआ है। और रिसेंट में जो भी क्राइसिस आए, जिस तरह कोविड के वक्त आया, स्टॉक मार्केट नीचे गिरी, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 या 9/11 के बाद स्टॉक मार्केट गिरती है तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इस दफा दोनों साथ गिरे हैं। सो वो, और साथ में डॉलर भी कमजोर हुआ है। सो वो उसका एक सिर्फ रिएक्शन ये है कि ओवरऑल यूएस की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से लोग अब इधर उधर देख रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या जो भी अपॉर्चुनिटीज है, एंड दैट इज वाई गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और दैट इज बिकमिंग, वो हमेशा कहते हैं सेफ एसेट है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं ज्यादा। आप कराची में बैठे हुए हैं, यू आर आउट ऑफ गवर्नमेंट, मगर ये जो आप बातें कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस वक्त हमें हमारा कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो इन चीज़ों पे बताएं कि दुनिया में इस वक्त क्या ट्रेंड्स आए हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कि ये अमेरिका का ट्रस्ट जो है पूरी दुनिया में डॉलर पे, जो कि 100 साल से निज़ाम बना हुआ है, ये सारा ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। कि इसीलिए ये 90 दिन की उन्होंने घबरा के ट्रंप ने कहा है कि जनाब ये मैं बॉन्ड से डिस्टर्ब होके कि लोग, इसका मतलब कि अमेरिका के ट्रेजरी के ऊपर जो ट्रस्ट था उसकी जो है वो यील्ड्स बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि लोग बेच रहे हैं। और डॉलर का ऊपर जो ये आ रहा है, पहली दफ़ा शायद पहले भी ये क्योंकि चल रहा था डिजिटल करेंसीज का दबाव, तो इसके ऊपर यहाँ कोई सोच विचार, मुझे कोई डिबेट नहीं नजर आ रही। अभी देखे ना, हमारी तो हमारी हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि, और ये तमाम सियासी हुकूमतों का मसला ये होता है कि वो सच नहीं बोलते हैं और अवाम को एक ऐसे गुमराह रखते हैं कि जी सब अच्छा है। और पाकिस्तान पहले आना शुरू हो गया, जी पाकिस्तान इससे बेनिफिट होगा, पाकिस्तान का बढ़ाओ। मेरे पास खुद इतने फ़ोन आ रहे थे जो हुकूमती वज़रा वगैरह भी थे, बड़ा ज़बरदस्त। तो क्या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं अब तो हम पाकिस्तान ही आएंगे, और अब भाई क्यों आएंगे पाकिस्तान। तो हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे होते हैं। बट ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया जिन चीज़ों का, वो बड़ी सीरियस सूरत हाल है। एक दो पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं, आई थिंक वी शुड ऑल्सो शेयर दैट। एक रेमिटेंसेस के हवाले से जो आज नंबर आया है $4 बिलियन का, $4.1 बिलियन का फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। 9 महीने का जो है वो तकरीबन $28 बिलियन है, जिसके देखते हुए हम अगर फोरकास्ट कर सकते हैं तो वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस होंगे। अब रेमिटेंसेस तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी वर्कर्स ही की कंट्रीब्यूशन है और वो भेज रहे हैं, दबा के भेज रहे हैं, बट पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 33-34 बिलियन डॉलर के अगर एक्सपोर्ट्स हो गई, जो कि चांसेस हैं, तो वो कुल मिला के प्रेशर कम करेगा ऑन डॉलर्स। और एक और अच्छी खबर ये है कि जो है कमोडिटी, जो हमारी $45 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, तो तेल पहले ही 7% नीचे आ गया है। बाकी कमोडिटीज़ भी इस बात का इम्कान है कि स्लो डाउन होके ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब ये सारे मुल्क किसको आफ्टर ऑल बेचेंगे, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल पॉजिटिव। मगर तफसीलात के ऊपर वो हमारे जो है ना मोहतरम शाहिद सिद्दीकी साहब, उनकी हमेशा एक रिजर्व रहती है कि ये नॉर्मली एक्सपोर्ट से ये नहीं किसी दुनिया के मुल्क में बढ़ सकती। ये यही का पैसा वहाँ से जो आके और ये जो है हुंडी और हवाला के हवाले से जाता है और वहाँ से वापस रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है। इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है।
नहीं वो ठीक है, नजर रखने की जरूरत है, बट जब वहां से आते हैं तो वो तो ऑफिशियल हो जाता है ना, वो तो हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर्स आ जाते हैं ना। जो यहाँ से जा रहे हैं वो तो 2 नंबर तरीके से, अगर वो कह रहे हैं हुंडी से यहाँ से जाते हैं तो वो तो डॉलर्स हुकूमत की जेब से तो जा भी नहीं रहे, वापस जो आ रहे हैं वो हुकूमत की जेब में आ रहे हैं। सो हम तो उस डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो हुकूमत के पास अवेलेबल होंगे, जिसके देखते हुए अगर आपके पास इनफ डॉलर्स होते हैं, जो कि ऐन मुमकिन है। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना। अभी भी जो ग्रोथ रेट्स हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और दूसरों ने फोरकास्ट किया लेटेस्ट, वो 2.5% वगैरह है, विच इज़ नथिंग। ज़ाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम है, और अगर हम 3 साल का एवरेज लगाएंगे तो 1.7% या कुछ होगा, विच इज़ द लोएस्ट 3-year एवरेज इन आवर हिस्ट्री। सो यू कैन इमेजिन, तो उस माहौल में जाहिर है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। सो डॉलर्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा बहुत खोल सकते हैं और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का फिर उस सूरत में चांस है, एंड दैट कैन लीड टू इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल दोस। 2 minutes टू ब्रेक। जी बस ये बात ये है कि भाई बिल्कुल मैं तो ये दोहराता रहता हूँ, शुरू भी यहीं से किया कि ये बिल्कुल एक जो है टफ टाइम्स हैं, मुश्किलात हैं, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, मगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर डिबेट हो, सोच विचार की जाए, और उसके लिए हाउस इन ऑर्डर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि आपका किसान भी सड़कों पे निकला हो और बलूचिस्तान में भी आग लगी हो, सिंध में भी मसले हों, KP पंजाब हर जगह, और इस्लामाबाद पे भी दावे की बातें हों, और आप कहें जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इट डजंट मेक सेंस। लास्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा अगर एक हम निकालें जो पाकिस्तान को फिक्स करना है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरा ख्याल है यूनानिमसली सबकी राय है, और क्योंकि अनलिमिटेड पीरियड के लिए उनको इस तरह से रखने का मतलब ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन विल कंटिन्यू टू बॉयल, और फिर उसका इफेक्ट स्ट्रीट्स पर भी आएगा। बलूचिस्तान और KP में तो हम देख ही रहे हैं। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को करने के लिए, और एक जो अच्छी न्यूज़ उस हवाले से थी जो आई थिंक बलूचिस्तान के मामले में जब हम बात ये कर रहे थे कि जी यहाँ को पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए एंड दैट शुड डिफाइन द वे फॉरवर्ड। बलूचिस्तान के जो एहसास महरूमी हैं या वो जो लोग जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं उनको टेबल पर बिठा के उनसे पूछे तो सही कि करना क्या है। अब अच्छी चीज़ ये हुई है जो, और हमें गद्दार कह दिया गया। अब मियाँ नवाज शरीफ ने जब डॉक्टर मालिक से मिले हैं तो उन्होंने उसी चीज़ को कहा कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ पॉलिटिकल डायलॉग, और सबके साथ मिलके बात करनी चाहिए। देयर इज नो अदर वे। सो अगर थोड़ी सी आई डोंट नो, उन्होंने तो ये कहा अपने बयान में मियां नवाज शरीफ ने कि मैं अपने भाई से भी बात करूंगा, वो ये बात करके बयान देने के बाद वो बेलारूस चले गए थे, तो भाई साहब की कैपेसिटी वो जो है वो मालिक साहब क्योंकि मेरा ख्याल आइसोलेटेड बलूचिस्तान में हो गए हैं तो उनको और कोई नहीं मिला, तो वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए हैं। वो अपनी पार्टी की तंजीम नौ पे उन पर बात कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं। मेरा आप वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का मोहम्मद जुबैर। थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब साथ थे हमारे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जैसे आमिर साहब ने तंजीम नौ की भी बात की है, मुस्लिम लीग नून और भी बहुत कुछ प्लान कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, सियासत के ऊपर तो बात होती रहेगी, लेकिन ये जो कोर्ट्स का मामला है, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये क्या इशू है? और ये तो लगता है कि जैसे मामला बिगड़ गया है यहाँ पे। जी वो मैं बात तो करना चाह रहा था, जो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में अब जो है ना तंजीम नौ का मामला, वो पहले बेलारूस चले गए हैं, अभी फिलहाल तो वो लंदन में हैं। जब आएंगे तो वो एक जो है ना नसीराबाद ऑफिस को 8 करोड़ की लागत से जदीद सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, और वो राना सनाउल्लाह बड़े ज़ीरक आदमी हैं, और वो बेचारे अपना इलेक्शन नहीं जो जीत सके, वो पंजाब से बाकियों को क्या जिताएंगे, बार इस पर डिटेल करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद में हाईकोर्ट जजों के तबादले और सीनियरिटी का मामला जो है उसमें जजेस को काम रोकने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और जो है फिलहाल हाई कोर्ट के तीनों जजों अटॉर्नी जनरल जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी हो गए हैं, और जुडिशल कमीशन को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनाती से रोकने की सदा भी मुस्तरद कर दी गई है।
और ज़ाहिर है मुनीर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा आज बड़ा जो इसके लिए जो दलाइल जो दिए उनमें उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी कि एक्ट में जजों की तब्दीली की गुंजाइश नहीं, सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। मौजूद है। दूसरा उन्होंने कहा जी सीनियरिटी इस हल्फ से गिनी जाती है जो बतौर आर्जी जज लिया होता है। साहब ने, जस्टिस मजहर साहब ने ये उनका बिल्कुल उनका है। तो मगर ये भी है कि जो हल्फ है वो जो लिया जाता है हाई कोर्ट के जज का, वो जिस उसके वर्डिंग के अंदर अगर लाहौर में हाई कोर्ट में लिया जा रहा है तो लिखा होता है लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे ये लेता हूँ, स्पेसिफाई होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लिया जाता है उसके अंदर स्पेसिफाई होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्या इनको हल्फ लेना है नहीं लेना, क्वेश्चन है ये। तो अगर वो लेना पड़ जाए उनको तो फिर उनकी सीनियरिटी वो जो है ना वो होगी जो वहां पर पहले से मौजूद है, नए सिरे से जूनियर मोस्ट यहाँ बनेंगे, यहाँ पे नई तकरीरी किस्म की होगी तो वो ये सिलसिला आ जाएगा। अब ये है कि ये सारा कुछ सारी नजरें ज़ाहिर है इस अदालती फैसले पे हैं, और अगर वो इसको इस्तदा को फारिग कर देते हैं तो फिर हम बड़े इंटरेस्टेड होंगे, सारी जूरिस्प्रूडेंस भी इंटरेस्टेड होगी कि किन दलाइल के अंदर ये देंगे। वैसे तो दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है, जिस अदालत आईनी अदालत का अपना फैसला भी नहीं हो पा रहा कि जनाब उसकी आईनी हैसियत क्या है, वो पेंडिंग उनकी दरख्वास्त पड़ी हुई है, तो क्या उम्मीद है। मगर मैं फिर भी क्योंकि अभी तक उनसे कोई बड़े मेजर फैसले के अंदर कोई डिटेल जजमेंट नहीं आए जहाँ से उनकी कॉम्पिटेंस का पता चले, तो एक तो दलाइल में है। अगर वो रिजेक्ट कर देती है आईनी अदालत जो है कि जनाब नहीं सीनियरिटी का जो है ना जो हमने कह दिया लाहौर से जो है वो है, फिर उसके बाद आप तैयार हो जाए कि ये एक रास्ता खुल जाएगा। ये इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच उसको कह लें, वो इस बात की इजाज़त दे रहा है कि जनाब पहले ही एग्जेक्टिव जो है कंट्रोल आ चुका हुआ है और अदालतों का जो हाल है, इसके बाद फिर जिसने ज़रा सी ची चांग की भी किसी हाई कोर्ट का ट्रांसफर हो जाएगा, फैसला आएगा, वो उसको जो है ना जिस तरह वो बुरे तरीन अपने ज़माने में कैदी जो भिजवाए जाते थे वो बलूचिस्तान में मच जेल में भिजवाया जाता था, वली खान और ये तमाम अपने ज़माने के जो सियासी जो विक्टिम होते थे ना वो ऐसे दूर दराज वहाँ पता चला जी खटमल वहाँ के बड़े मशहूर थे। तो ये जजों के साथ भी जो है ना हाई कोर्ट के अगर ये फैसला ये आ जाता है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये कानूनी और आईनी था, तो उसके बाद फिर ये रोज़ हाई कोर्ट के जो है कराची के बलोचिस्तान ये जो है ना रोलर कोस्टर, ये एक रोलर कोस्टर मैरी गो राउंड चलता रहेगा। मतलब ये कि मर्जी का यहाँ पर आएगा और जिससे थोड़ी अदावत है उसे उठा के कहीं और भेज दिया जाएगा, ये तय हो। जब ये हाल हो जाना है तो नेचुरली जो है वो ये जो कहा जाता है ना कि जी वो जबर का निज़ाम और कुफर का निज़ाम, ये दुनिया भर में जबर के निज़ाम भी बड़े बड़े कामयाब चल रहे हैं। सिंध में या ये मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। सवाल ये है निज़ाम जो होना चाहिए मार्शल लॉ एक निज़ाम था, उसके अंदर जो जज थे वो पीसीओ के तहत ओथ लेते थे, ठीक है उसका। यहाँ तो आपने 73 का आइन रखा हुआ है, निज़ाम जो है वो 73 का है, ना अदालतें उसके मुताबिक फैसला कर रही हैं ना हुकूमतें उसके मुताबिक फैसला कर रही हैं, निज़ाम नहीं है। सो निज़ाम होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे बुरा हो जैसा कर्जी हो। ज़ियाउल हक ने एक अपना बहुत पाकिस्तान की तारीख का एक वो गिरौना बाब था, मगर मार्शल लॉ एक निज़ाम था, ये मुशर्रफ का भी एक निज़ाम था। सो बुरा निज़ाम भी जो है वो कोई निज़ाम ना होना जो वो क्यास होता है, ना यहाँ पर कोई निज़ाम है और ना कोई उसूल है जो तय कर रहे हैं जिसके तहत ये सिस्टम पूरा आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।